हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती शर्मा हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज लेकर आई हूँ उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित कृति अंजो दीदी। तो अंजो दीदी नाट्य कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके साथ ही इसकी कथा वस्तु और प्रमुख उद्देश्य, संदेश और पात्र योजना यानी जो कुछ भी आपकी परीक्षा उपयोगी है उन सभी को हम आज इस नाट्यकृति में जानेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आते हैं। तो अंजो दीदी जो नाटक है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका रचना काल क्या है। तो उपेंद्र नाथ अश्क ने ये कृति लिखी है और इसके रचना काल का जो समय है वो है 1955 ईस्वी। 1955 में इन्होंने इस नाट्यकृति को लिखा और साथ ही इसमें अंकों की संख्या है 2 अंकों की इस रचना में प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं, यानी कुल दृश्यों की संख्या हुई 6, यानी दृश्य 6 और अंक हैं 2। प्रथम अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा है। तो देखिए, प्रथम अंक का जो स्थान है वही स्थान द्वितीय अंक में भी रहता है, इसलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा कि दिल्ली में अंजो दीदी जो है, अंजलि उसका नाम आया है जगह जगह पर, तो अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और उसके खाने का कमरा ही स्थान है। प्रथम अंक का जो समय है वो 1933 ईस्वी का है और गर्मियों का समय है। द्वितीय अंक का जो समय आया है वो 20 वर्ष के बाद 1953 में और सर्दियों का समय है वो आया है, और द्वितीय अंक का जो स्थान बताया गया है वही प्रथम अंक का ही है। अब देखिए, मैंने अभी बताया प्रथम अंक में जो स्थान वही द्वितीय अंक में भी स्थान रहेगा। अभिनेता और रंगमंची दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अंजो दीदी नाट्यकृति में व्यंग का जबरदस्त पुट है। इसमें व्यंगात्मक जो संवाद हुए हैं उसी से हमें नाट्यकृति की पूरी कथावस्तु समझ आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है, उसके साथ ही और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटकों की ओर हम आते हैं। तो पहला नाटक जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है वो है जय पराजय, 1937 ईस्वी में लिखा गया है। दूसरा नाटक स्वर्ग की झलक 1939 ईस्वी में लिखा गया है। छठा बेटा 1940, कैद और उड़ान 1950, पैतरे 1953, अलग अलग रास्ते 1954, आदर्श और यथार्थ 1954, अंजो दीदी 1955, भंवर 1961, अंधी गली 1963, बड़े खिलाड़ी 1967 और लौटता हुआ दिन 1972। अंजो दीदी नाटक हम पढ़ रहे हैं जिसका समय मैंने आपको बताया था 1955। तो यहाँ पर अश्क जी के मैंने 12 नाटकों के बारे में बताया है और 12 ही नाटक उन्होंने लिखे हैं और ये सभी उनके प्रमुख नाटक हैं, लेकिन उनका पहला नाटक पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, जय पराजय। अंजो दीदी नाटक की मूल समस्या जो है वो क्या है? तो देखिए, पति पत्नी के विचारों की विषमता ही इसकी मूल समस्या है। पति पत्नी यानी अंजो दीदी और उनके पति के विचारों में जो मतभेद रहता है और वही इस नाटक की मूल समस्या बताई गई है। उधो अखियाँ अति अनुरागी, यह गीत इस नाटक में श्रीपद द्वारा गाया गया है। देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 बार श्रीपद ने गीत गाए हैं। गीत का मतलब वो गुनगुनाते हैं, तो उन्होंने एक बार कहा है उधो अखियाँ अति अनुरागी। तो सूरदास का जो ये पंक्ति है ये गाई गई है श्रीपद द्वारा। आगे हम अंजो दीदी नाटक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी कथावस्तु की अगर हम बात करते हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क की एक लब्ध प्रतिष्ठ नाट्यकृति है अंजो दीदी, जिसमें अंजलि के नाम से, कहीं कहीं अंजलि के नाम से यानी अंजो दीदी अंजलि के नाम से जानी जाती हैं और इस तरह की एक स्त्री है जो अहम की बेजोड़ नाट्यकृति ये है उपेंद्र नाथ अश्क की, और यहाँ पर अंजो दीदी अहम में ही रहती हैं। स्त्री प्रधान ये जो नाट्यकृति है इसमें अनुशासन प्रिय, नियमबद्ध, दूसरों को अपने अहम के कारण उंगलियों पर नचाने वाली और अपने समक्ष किसी को कुछ भी न समझने वाली ऐसी सनकी और रोब झाड़ने वाली स्त्री है अंजलि यानी अंजो पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। और यही संदेश मुखरित किया है अश्क जी ने कि माता पिता को बच्चों को ज़बरदस्ती अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी स्वाभाविक रुचि या उनकी जो भी इच्छा हो वो और महत्वाकांक्षा जो भी उन्होंने रखी है या उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है बच्चों ने, उसके अनुरूप जीवन की यात्रा में उन्हें आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर देना चाहिए। यही कथावस्तु इस अंजो दीदी नाट्यकृति में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा दी गई है।
और यही समझाया गया है। हम आगे और पढ़ेंगे उद्देश्य और संदेश, ताकि आपको अंजू दीदी नाट्यकृति के बारे में पूरी तरह से समझ आ जाए कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस नाट्यकृति को लिखने के पीछे अश्क जी का, और संदेश क्या मुखरित हुआ है। तो उद्देश्य और संदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उद्देश्य आया है अंजू दीदी नाट्यकृति में कि नाटककार का प्रमुख उद्देश्य है कि अभिजात्य वर्ग यानी एक प्रतिष्ठित वर्ग की स्त्री है अंजू दीदी, उसके माध्यम से उसके अहम अनुशासन प्रियता, दमन, वर्चस्ववादिता को दर्शाकर उसके पारिवारिक जीवन को तहस नहस करने की कथा को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करना है। यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंजू दीदी जो है वो एक बहुत अच्छे उच्च वर्ग की स्त्री हैं। यहाँ पर उसके अहम और अनुशासन प्रिय वो इतनी ज़्यादा थी कि जो उसके परिवार वाले थे वो उससे परेशान हो चुके थे। उसका जो दमन था, उसका जो वर्चस्व था उस घर में, उसी को बताया गया है, और उसकी वजह से उसके परिवार कैसे उसका तहस नहस हो जाता है। यानी वह अंजू दीदी जो है वो अपने पति के शराब पीने के कारण हालांकि वह आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन ये जो नाट्यकृति है इसमें उसके आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई और ऐसा क्यों हुआ कि उसके पति के जो उतार चढ़ाव जो उनकी ज़िंदगी में आए, उनके पति की जो आदत थी शराब पीने की वो कैसे बढ़ती गई, कैसे वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ पाए, और किस तरह से अंजू दीदी जो थी वो इतनी अनुशासन प्रिय और इतनी दमन करने वाली, इतनी वर्चस्ववादी थी कि वो उस परिवार में कैसे नहीं रह पाई। तो संदेश इस कृति से हमें जो मिलता है वो ये है कि अश्क जी इस नाट्यकृति में यही संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति का नैसर्गिक स्वभाव होता है, आदतन स्वभाव होता है, मनुष्य को अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुकूल जीवन यापन करना चाहिए। अपनी वास्तविक मनोवृत्ति को छोड़कर यांत्रिक होने पर सत्यानाश के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। यही इस नाट्यकृति का संदेश है कि हमें जैसे हम हैं वैसे ही हमें जीवन उसी के अनुकूल व्यतीत करना चाहिए। हमें दिखावा या फिर कुछ ऐसा कि हम बिल्कुल ही अनुशासन प्रिय हो जाए, कि अनुशासन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा कि हम अपने रोज़मर्रा के कामों को भी कितना ही व्यस्त हैं, रोज़मर्रा के कामों को भी इतनी निष्ठा के साथ इतनी इस तरीके से कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी में जो चीज़ें आ रही हैं उनको हटाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति को छोड़कर यांत्रिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यांत्रिक होते हैं तो जीवन में कुछ भी सत्यानाश के सिवा हाथ नहीं लगता है। यही संदेश अश्क जी ने इस नाट्यकृति में दिया है। हम आगे और बात करते हैं। देखिए, इस नाट्यकृति की पात्र योजना अलग अलग प्रकार से हुई है। इसकी पात्र योजना बड़ी ही अलग तरीके से हुई है। यानी प्रथम जो अंक हैं, 2 अंक हैं मैंने बताया आपको, तो प्रथम अंक में कुछ पात्र आए हैं और दूसरे अंक में भी आए हैं, लेकिन प्रथम अंक में किस प्रकार से आए हैं और उनका उम्र जो है वो बदल गई थी द्वितीय अंक तक आते आते। यानी आपको बताया भी था मैंने कि 20 वर्ष बाद जो है वो अलग अलग तरह से आए हैं। तो प्रथम अंक के पात्रों की हम बात करेंगे। सबसे पहले अंजलि जो है वो नाटक की नायिका है। अनीमा अंजलि की बहनवत सहेली हैं और उसका जगह जगह पर अंजलि से जो वार्तालाप होता है वो बताता है कि वो उनकी बहन की तरह ही एक सहेली है, बहुत नियरेस्ट है। और मुन्नी अंजलि की नौकरानी है, प्रथम अंक में आए हैं ये। और नीरज 11 वर्षीय अंजलि का आज्ञाकारी पुत्र है, यानी उस समय वह छोटा है। 20 वर्ष बाद में नीरज का जो है समय परिवर्तन है, तो वो हम बाद में देखेंगे द्वितीय अंक के पात्रों में। नीरज 11 वर्षीय अंजलि का आज्ञाकारी पुत्र है और इंद्र नारायण वकील जो है वो अंजलि के पति हैं। श्रीपत अंजलि के भाई हैं। राधु अंजलि का नौकर हैं। देखिए, द्वितीय अंक के पात्रों की ओर आते हैं तो ओमी है जो अंजलि की बहू है, यानी नीरज की पत्नी। अंजू दीदी का ही दूसरा रूप है। यानी अंजू दीदी जिस तरह से अनुशासन प्रिय थी, जिस तरह से वह अपनी नियमबद्धता, अपना अहम जो दूसरों पर थोप देती थी, वही वैसा ही करने वाली उसकी बहू आई थी जो ओमी के नाम से जानी गई। और वही ओमी जो थी उसको अंजू दीदी का दूसरा रूप बताया गया है इस नाट्यकृति में। अनीमा अंजलि की बहनवत सहेली जो भी द्वितीय अंक में आई हैं फिर से, और अंजलि का नौकर भी आया है इस द्वितीय अंक में। नीलम आई है। देखिए, नीलम एक नया पात्र आया है द्वितीय अंक में, यानी नीलम 11 वर्षीय नीलू है। पहले 11 वर्षीय जो थे वो नीरज था जो अंजू दीदी का बेटा था। द्वितीय अंक में नीलम आई हैं, वो 11 वर्षीय नीलू है। ओमी और नीरज की पुत्री हैं, यानी अंजू का पुत्र है नीरज और उनकी पत्नी है ओमी और उनकी पुत्री है नीलू 11 वर्षीय।
नीरज यहाँ 31 वर्ष के हो चुके हैं, क्योंकि 20 वर्ष बाद की स्थिति आई है। यहाँ पर नज़ीर जो है नीरज का मित्र हैं और श्रीपत अंजलि का भाई हैं, इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रथम अंक के जो पात्र हैं 20 वर्ष बाद का वही स्थान वही है, बैठक का कमरा है, और उसी स्थान पर 20 वर्ष बाद जो पात्र बैठते हैं उनकी जो वार्तालाप होती है उनमें क्या अंतर आया है और पात्रों में क्या क्या कौन कौन से नए पात्र आ गए हैं। इस प्रकार से नाट्यकृति 2 अंकों के 6 दृश्यों में पूरी तरह से दी गई है। तो इस नाट्यकृति को आपने इस मेरे छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश की होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या आपको लगता है कि इसमें से कोई प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में, कुछ ऐसा जो सुधार मैं कर सकूँ और भी मेरे वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।